वी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, निवेशक जब भी बाजार में उतरते हैं कई सारी उलझने होती हैं, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा ये भी होता है कि पैसे बनाएंगे। देखिए, गलतियां होती है, मैंने खुद ने की है जी। और जितनी मैंने की होगी शायद उतनी बहुत कम लोगों ने की होगी। अच्छा। लेकिन बात यह कि आप उन गलतियों से सीखते हैं या नहीं। मतलब गलती आप करें लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट न करें, हर बार नहीं करें ना। बिल्कुल। वैसा है। बिल्कुल। तो आज के इस शो में जो 10 गलतियां हमने पहचानी और जिसे दूर करने की कोशिश करेंगे, मानसी मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, ये अगला 1 घंटा मेरे 25 साल के अनुभव का निचोड़ है। जो कुछ मैं अब तक बाजार से सीखा हूं 25 साल में जी। वो मैं आपको बताने वाला हूं और वो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे नहीं करना है और इसे इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है कि आपको लगे कि हाँ अब ये गलती मुझसे वापस नहीं होगी। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको खुद को राम बनकर रावण का वध कैसे करना है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि गलतियां मैं बता सकती हूँ, गलतियां उलझने हमारे मन में है, लेकिन इसे सुलझाना कैसे है, गुरु मंत्र आपको देना है। बिल्कुल। और चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। रावण के जिस तरह से 10 सिर होते हैं उसी तरह से बाजार में 10 गलतियां हम बताएंगे और साथ ही उन्हें सुलझाना कैसे है, सोल्यूशन हमें अनिल जी बताएंगे। तो शुरुआत चलिए सबसे पहले पहली गलती से ही कर लेते हैं जो कि निवेशक करते हैं। सबसे पहली गलती, बिना कंपनी के कारोबार को समझे शेयर्स खरीद लेते हैं। अमूमन निवेशक ये करते हैं, कंपनी का कारोबार क्या है नहीं समझेंगे और शेयर्स खरीद लेंगे। राइट। ये गलती कैसे सुलझाएं? देखिए, इसमें फॉर्मूला ही अलग है। अच्छा। हाँ, सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये लगाना है कि आपको वो शेयर खरीदना ही नहीं है जिस कंपनी का कारोबार आपको समझ में ना आए। अच्छा, उसमें पड़े ही ना। पहली चीज तो ये कि क्या नहीं खरीदना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये चीज मुझे नहीं खरीदनी है तो फिर अपने आप आपके पास चॉइस कम रह जाएगी। क्या खरीदना है उसकी चॉइस कम कर लीजिए। हाँ। है ना। नहीं तो होगा क्या कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं, किसी ने कुछ बताया वो ले लूं। नहीं नहीं नहीं, उसमें मत जाइए। ठीक है। पहली चीज तो ये करिए कि मुझे क्या नहीं खरीदना है। बिल्कुल। और क्या नहीं खरीदने का फॉर्मूला सिंपल है कि जो चीज समझ में ना आए ना खरीदना। ठीक है। अब अगर समझिए कोई एक आईटी कंपनी है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में काम करती है। अब आपका अगर क्लाउड से मतलब घने घने बादल से है ठीक है तो फिर आप हवा में लटके रहेंगे, जमीन पे पैर नहीं टिकेंगे। बिल्कुल। तो आपको ये समझना है, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी, तो पहले मैं ये तो समझ लूं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, बेसिक तो पता हो। सही बात है। राइट। ये कैसे समझे? नहीं, ये समझना तो आसान काम है कि अगर आप जाके गूगल पे देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फिर अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे कि अच्छा ये क्लाउड कंप्यूटिंग का किस तरह का आगे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, वो समझना आसान है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मुझे यही नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपको, सपोज मुझे मानसी कह दे कि अनिल जी आप ये शेयर खरीद लीजिए, किसी शेयर का आपने नाम दिया। हाँ। समझिए आप कहेंगे वो खाड़ खरीद लीजिए। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, वो खाड़ की स्पेलिंग बताइए। अगर मानसी को इसकी स्पेलिंग नहीं पता, हाँ, तो इसका मतलब पक्का है कि मानसी एडवाइस जो दे रही है वो गलत है। इसका मतलब है कि जहां से भी, मतलब आप जहां से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पता है कि उसी को नहीं पता जी कि कंपनी क्या करती है जी। आपको नहीं पता कंपनी क्या करती है और आप शेयर खरीदने चले तो फिर तो दिक्कत होने वाली। तो पहली चीज तो ये करिए कि जो चीज ना पता हो वो लेना ही नहीं। तो आधी समस्या तो यही खत्म हो गई। अब आपकी जो स्टॉक की लिस्ट होगी ना, सपोज आपके पास 10 स्टॉक की लिस्ट है। वही मैं पूछने वाली थी कि मेरे पास 10 की लिस्ट है, उसमें से 5 वो क्लाउड की तरह है, मुझे कुछ नहीं, चले जाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो उन्हें मैंने हटा दिया। लेकिन जो 2 हल्का सा पता है उसे और ज्यादा समझने की कोशिश होगी नहीं, करनी ही है। और वो कब करनी है? हाँ, ये टाइमिंग। अच्छा, जो शेयर मार्केट में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की दिक्कत क्या है? टाइमिंग है ना, शेयर खरीदते वक्त करते हैं, अभी खरीदूं, 2 घंटे बाद खरीदूं, आज खरीदूं, कल खरीदूं, परसों खरीदूं, नहीं। रिसर्च की भी टाइमिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मतलब समझना। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सब लोग बड़ी डिटेल में रिसर्च कर लेंगे किसी शेयर की, नहीं। लेकिन जो कुछ आप उस कंपनी के बारे में सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, वो शेयर खरीदने के पहले करिए, बाद में नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोग पहले शेयर खरीदते हैं और फिर बाद में पता लगा अच्छा इन्फोसिस क्या करती है, अच्छा ये कंपनी जो अभी डिक्सन आई इसका क्या बिजनेस है, पहले तो शेयर खरीद लिए, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, फिर बाद में तो मतलब रिसर्च बाद में, हाँ, शेयर पहले, ये उल्टा है। हाँ, हाँ।
पहले रिसर्च करिए, बाद में शेयर खरीदिए। नहीं तो क्या होता है जनरल तेजी के मार्केट में, मालूम है क्या होता है? वो एक बड़ा कहावत है, कई बार हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा तेजी का मार्केट, आप जब तक सोचोगे कि मैं रिसर्च कर लूं, पढ़ लूं, समझ लूं, तब तक स्टॉक 30% ऊपर है। हाँ। तो वो एक यूफोरिया वाला माहौल अलग है, वो साल में 10-12 दिन आता है। हाँ। उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपको पहले रिसर्च करनी है, बाद में नहीं करनी, ऐसा नहीं है। बाद में तब करें जब जरूरत हो, लेकिन पहले न करें सिर्फ सब कुछ बाद में करूंगा तो फिर इसका मतलब आप कुछ ना कुछ पहले खरीद लिया तो फिर आप घाटे में हैं। हाँ, तो मतलब पहले आप समझ लें, रिसर्च कर लें, क्या नहीं खरीदना है वो समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। जी, जो आपने बताया उसी से आधी उलझन सॉल्व हो रही है, क्योंकि आपने बताया 10 में से अगर 8 चीजें नहीं पता है छोड़ दे उसे। हाँ, तो कह सकते हैं कि पहली जो गलती जो है वो अब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जो चीजें नहीं पता उसे छोड़ दें, जो थोड़ी चीजें पता भी है उसका आकलन और ज्यादा करें, उसे रिसर्च ठीक से करिए। तो देखिए रावण रूपी पहली गलती यहाँ पहला सर गया खत्म होती हुई दिख रही है। चलिए तो फिर दूसरी गलती की तरफ अब बढ़ लेते हैं। अक्सर ये होता है कि अब सस्ते शेयर मिल रहे हैं, खराब क्वालिटी के हैं, फिर भी सस्ते में मिल रहा है, और जो सस्ती वाली चीज दिख जाती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को कर लेती है। और जब आपको ज्यादा समझ ना हो तो फिर आपको लगता है कि ये सस्ते में मिल रहा है, चलो इसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए। ये गलती बहुत बड़ी फिर सामने आती है। देखिए एक सिंपल चीज है, सस्ते और खराब शेयर, आमतौर पर सस्ते शेयर वही मिलेंगे जो खराब है। अच्छी चीज तो खराब क्यों मिलेगी? एचडीएफसी बैंक तो कभी सस्ते में मिलता नहीं। वो सेल जैसा फंडा है यहाँ। सेल लग भी जाएगी तो कितनी 1000 रुपए वाला शेयर 800 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कोई 60-70 तो होने से रहा, राइट? तो जब आप खराब शेयर खरीदते हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि इससे बढ़िया है कि आप लॉटरी खरीद लें। क्योंकि लोग होता है माइंडसेट क्या है, मैंने 3-4 रुपए का 5 रुपए का शेयर लिया है, हाँ। अब क्या जाएगा, 5 रुपए तो जाएंगे, 3 रुपए तो जाएंगे। हाँ। तो ऐसे में उसको लॉटरी का टिकट समझ के खरीदते हैं। हाँ। तो फिर सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। हाँ, सस्ता मिल रहा है ले लो, तो इससे बढ़िया लॉटरी खरीदो। हाँ, गया तो सभी जाएगा ही। सबसे बड़ा आराम क्या है? नहीं, लॉटरी खरीदने में एक बड़ा आराम है, रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तो आपको पता है कि आपका 0 हो गया। हाँ, आप तिल कर नहीं मरेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पर तो ना रोज उम्मीद बनी रहती है। बिल्कुल। अच्छा, रोज आपको रिजल्ट के चक्कर में बिजी रखता है वो शेयर, आज बढ़ा कि नहीं, कल बढ़ा कि नहीं बढ़े। तो पॉइंट सिंपल है, खराब शेयर खरीदने के बजाय आप लॉटरी ले लीजिए। अगर आपको लॉटरी की तरह खरीदना है तो लॉटरी खरीदिए, शेयर खरीदना है शेयर की तरह खरीदिए। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो ये कि आमतौर पे मान के चलिए पेनी स्टॉक्स में पैसा डूबेगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कोई किसी शेयर का भाव 500 रुपए देखा, 5 रुपए है तो उनको लगता है डाल दो 5 रुपए में, क्या फर्क पड़ता है, जाएगा तो 5 रुपए जाएगा। तो ऐसे शेयर में मान लीजिए 5 भी गया आपका, क्योंकि अगर आपने 10 शेयर ऐसे खरीदे तो हो सकता है उसमें 1-2 कोई शेयर चल जाए। अच्छा। लेकिन 8 शेयर 9 शेयर आपके पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जो पैसा डुबोएंगे ही। ठीक है, ये मान के चलिए। तो अगर आपके दिमाग में ये कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, पेनी स्टॉक्स है, नहीं डूबेगा, 1-2 भी चल गए तो बढ़िया हो जाए, फिर तो आपकी मर्जी। वो फिर आप है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ, रिस्क उठा रहे हैं। नहीं, वो तो नसीब का खेल है फिर। बिल्कुल, कि चल गया तो ठीक है। हाँ। आपकी कोई रिसर्च तो है नहीं, अंधेरे में ही तीर मारे। हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है ये चलने वाला है। तो फिर वो आप नसीब से करना है तो फिर तो अलग ही बात है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही बात है। लेकिन आप ये अगर समझा रहे तो साथ ही ये भी बता दीजिए कि अगर मैंने 5 रुपए का एक स्टॉक ले लिया, कितना नुकसान हो सकता है, मेरी मतलब कितना बर्बाद हो सकता है इंसान? सिर्फ 100%। सिर्फ 100%। तो 5 रुपए वाला शेयर 5 रुपए गिरेगा ना जी। अब आप उसको 2 तरीके से देखिए, यार कितना 5 ही रुपए गिरा ना। हाँ। और दूसरा तरीका है कि मेरा 100% गिरा। हाँ। तो इन शेयरों में आप ये मानकर चलिए कि आपका 100% जाने वाला है। देखो एक सिंपल फॉर्मूला है मानसी, और वो ये कि लॉटरी खरीदो या खराब शेयर। अच्छा, लॉटरी किसकी लगती है, कितने लोगों की लगती है लॉटरी? कभी आपको ऐसा कहीं लॉटरी वाले के आसपास ऐसे 5-7 लोग डांस करते हुए दिखे क्या? मेरी लग गई आज, मेरी लॉटरी खुल गई, मेरी खुल गई, नहीं ना, कभी एक भी नहीं दिखा। एक भी नहीं दिखा ना। तो हजारों में 1-8 की लॉटरी लगती है। बिल्कुल। वैसे हजारों में से 1-8 पेनी स्टॉक है, 1-8 खराब क्वालिटी का शेयर जो टर्न अराउंड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चल जाएगा। अब वो 1-8 आप पकड़ पाए, इतनी आप में समझ है, फिर तो आप अच्छी शेयरों में भी पैसा बना लेंगे। फिर तो आप ये लेंगे ही नहीं। फिर तो आप अच्छे शेयरों में भी बना लेंगे, है ना। तो इसलिए वो हजारों में 1-8 की लॉटरी लगती है, 1-8 पेनी स्टॉक चलता है, उस चक्कर में आप ना पड़े, ये काम ना करें। सस्ता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की है कि
जो शेयर 10 रुपए वाला है, 20 रुपए वाला है, वो सस्ता है और अच्छा है, और जो 1000 रुपए वाला है, 2000 रुपए वाला, वो महंगा है। महंगा और सस्ता भाव से नहीं होता, महंगा और सस्ता कंपनी के कारोबार और वैल्यूएशन से होता है। तो इसलिए सस्ता शेयर समझ के कुछ भी ना खरीदें। अच्छा, तो सस्ता अगर खरीद लिया तो पहले कंपनी का नामो निशान मिट सकता है और फिर आपका भी मिट सकता है। बिल्कुल, पूरी संभावना है। तो चलिए, फिर ये दूसरा रावण का सर खत्म हो गया। रावण रूपी गलती जो आप दूसरी करते हैं, देखिए यहाँ पर खत्म हो रही है। लेकिन चलिए, तीसरी गलती भी है, एक देख लेते हैं। तीसरी गलती अमूमन लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। अनिल जी, ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन है क्या? देखिए, पहले डाइवर्सिफिकेशन समझना जरूरी है, यानी कि आप है ना कुछ ही शेयरों में सारा पैसा न लगाएं, या कुछ ही सेक्टर में पैसा न लगाएं। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं कई सारे ऐसे डॉक्टर से मिलता हूं, ठीक है, वो सारे फार्मा शेयर खरीदते हैं। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे फार्मा शेयर समझ में आते हैं। उसमें गलत नहीं है कि अगर आपको फार्मा कंपनियां समझ में आती है, आपको पता है कि आंख की दवा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 रुपए, लेकिन कंपनी बेच रही 20 रुपए में। आई ड्रॉप ही तो पानी तो है, बिल्कुल, तो वो ये समझ के शेयर खरीदते हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन क्या किसी डॉक्टर को सारे फार्मा शेयर ही खरीदने चाहिए? या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सारे एनबीएफसी शेयर ही खरीद ले? लेकिन उनके मन में चल क्या रहा होता है, फार्मा ही खरीदेंगे क्योंकि हमें उसकी समझ है। हाँ, हमें उनकी समझ है, और ठीक है ना, ये कंपनियां चलेगी। कभी कभी वो सही होता है, लेकिन हर वक्त वो सही हो जरूरी नहीं। और ऐसे में आप किसी एक ही सेक्टर की कंपनियां खरीद रहे हैं, तो आपको सेक्टर से रिलेटेड रिस्क है। हर सेक्टर का समय होता है। एक जमाना था जब 93-94 में एनबीएफसी कंपनियों का ऐसा मतलब माहौल था कि आज के बाद कभी ये शेयर मिलेंगे ही नहीं। अच्छा। और उस जमाने से अब तक मुश्किल से उस जमाने की 5% एनबीएफसी कंपनियां भी नहीं बची है, सब बंद हो चुकी है। आईटी कंपनियों का 2000 में जो जमाना था, ऐसे ऐसे शेयर हैं जिनके नाम भी आज कोई नहीं जानता है, पेंटाफोर, सिल्वर लाइन, डीएचक्यू सॉफ्टवेयर। लोग भूल भी गए कि ये भी कंपनियां होती थी। तो इसलिए किसी भी सेक्टर में आप हर एक कंपनी में पैसा लगा देंगे, एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो उस सेक्टर में जब भी डायनेमिक्स कुछ बदलता है, जब भी कुछ बदलाव आता है, तो आप फंस गए, है ना? तो पहली चीज है कि किसी एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। और उसका वो सिंपल फंडा जो है ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, वो नहीं करना है। हाँ, मतलब मुझे तो पता नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैंने सुना है और जो पढ़ा है उसका मतलब ये कि अगर सारे अंडे एक ही बास्केट में, एक अंडा खराब हो गया तो बाकी भी खराब कर दो। बिल्कुल, आपने भी ऐसे ही पढ़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, अब देखिए, हो सकता है कि मुझे सारे सेक्टर्स या हर किसी कंपनी के बारे में ना पता हो, तो फिर अगर मुझे डर लगे तो फिर मैं कैसे डाइवर्सिफाई करूंगी? नहीं, उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों है। करना इसलिए है कि पहली चीज सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। किसी एक ही सेक्टर में बहुत पैसा ना लगाएं। अगर किसी एक ही सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहे हैं ना, तो या तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा आएगा या बहुत खराब आएगा, एवरेज रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ, है ना? देखिए, कई बार क्या होता है, पीएसयू बैंक्स बड़े एक्शन में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक तो बिल्कुल खराब है, प्राइवेट बैंक्स लीजिए। बाद में पता चला कभी प्राइवेट बैंक ही खराब हो रहे हैं। कभी लगता है एनबीएफसी के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा देश का, एनबीएफसी कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ती, बाद में गिर जाती। कभी लगता है मेटल्स इतनी डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अचानक से ग्लोबल स्लोडाउन कुछ आ गया तो मेटल कंपनियों के शेयर खराब हो गए। तो अगर आपने एक ही सेक्टर के शेयर खरीदे तो ये रिस्क है। उसके अलावा एक रिस्क और है, भले आप अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के शेयर खरीदें, मान लिया आपने 4 सेक्टर की 4 अलग कंपनियां खरीदी, लेकिन उसके बावजूद क्या 4 शेयर काफी हैं? तो अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जी, तो भी रिस्क है। करेक्ट? तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ठीक ठाक से होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अच्छा, मतलब ये 4 कंपनियों में भी कितने शेयर्स आप ले रहे हैं? हाँ, मतलब सेक्टर्स में भी अलग अलग कंपनियां होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने बहुत कम कंपनियों के शेयर खरीदे, सपोज आपने सब कुछ सोच समझ गया, आज निफ्टी की कई सारी कंपनियां हैं जहां कुछ ना कुछ दिक्कत निकल जाती है, टॉप 100 कंपनियों में कुछ दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप जब लेते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग हो, तो ये बहुत जरूरी है। अब डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका क्या है, जो आप पूछ रही थी, 2 तरीके। पहले तो ये कि अगर आपको समझ है तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां चुन लो थोड़ी बहुत, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं तो उसका बहुत आसान तरीका है। अच्छा, वो क्या है? और वो आसान तरीका पूरी दुनिया में अब जबरदस्त पॉपुलर है। ठीक है। आप या तो इंडेक्स में पैसा लगाइए, ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाइए। समझिए, मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं आता, हाँ, लेकिन मैं कर सकता हूं, एक ही शेयर खरीद कर भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूं। एक शेयर से डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, बिल्कुल, एक से। वो कैसे? निफ्टी
सेंसेक्स इंडेक्स खरीद लिया आपने। इंडेक्स ले लो ना, है ना। निफ्टी में 50 शेयर आ रहे हैं ना आपके, सेंसेक्स में 30 शेयर आ रहे हैं, और उसको खरीदने का सिंपल तरीका है या तो ईटीएफ में पैसा लगा दो, निफ्टी या सेंसेक्स के, या सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सामने इंडेक्स फंड है हर म्यूचुअल फंड के पास, जाके सीधा पैसा लगाइए। और आपको एक और चीज बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिसर्च भी है, पिछले कई समय में जो काफ़ी तेजी दुनिया भर के इंडाइसेस में बनी, उसकी पीछे वजह भी है कि ज़्यादातर डेवलप मार्केट में फंड मैनेजर्स के लिए एक्सचेंज के जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना, उससे बेहतर रिटर्न देना बहुत मुश्किल काम है। डाउ को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, हर फंड मैनेजर की बस की बात नहीं है। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, अरे भाई एक तो आपको मैं पैसा दूँ, आप उस फंड में मुझे चार्जेस भी लगाएं, एक्टिवली फंड मैनेज भी करें, और आप उसके बावजूद मुझे डाउ से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना डाउ के फंड में लगा दूं पैसा, जहां मुझे फीस भी नहीं के बराबर देनी है और मेरी रिस्क भी नहीं है। तो और एक्सचेंज फंड में पैसा जाता है और इंडेक्स बढ़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है, इंडेक्स फंड में पैसा लगा लीजिए। एक इंडेक्स खरीदने से 25-50 शेयर आपके पोर्टफोलियो में। कहते हैं ना, एक लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ियों का बंडल है तो फिर आप नहीं तोड़ बस सकते। मजबूती आ गई ना, मजबूती आ गई है। तो चलिए, ये तो तीसरी बड़ी गलती थी और अब इसका हल हमारे पास है। दो विकल्प है आपके पास, या तो आप अपने सेक्टर समझे, स्टॉक समझे और वहां पर निवेश करें। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सीधा सीधा इंडेक्स में आप निवेश करने का जरिया अपना सकते हैं। तो देखिए, तीसरा रावण का सर यहाँ पर खत्म होता आप देखेंगे। लेकिन चौथी गलती है, चौथी गलती की तरफ अब बढ़ते हैं। और अनिल जी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना भी गलती है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेना, क्या ये भी एक बहुत बड़ी गलती है? इसे कैसे सुलझाएं? नहीं, एक्चुअली कम या ज्यादा, हाँ, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, आप उसे कैसे समझते हैं? वो उस पर है। कोई चीज आपको कम लग सकती है, वो मुझे ज्यादा लग सकती है, मुझे ज्यादा लगती है, आपको कम लग सकती है। तो मैं कई बार ये करता हूं, लोग बोलते हैं कितने शेयर होने चाहिए एक्चुअली पोर्टफोलियो में। बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि कितने शेयर हैं वो सही है, या फिर कितना हमें नंबर ऑफ invest शेयर, करना। हाँ, नंबर ऑफ शेयर। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, शेयर उतने ही रखिए आप अपने पोर्टफोलियो में जितने बच्चे आप पाल सकें। मैं समझ गई। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शादी भी नहीं करना चाहें और बच्चे भी पैदा ना करना चाहें, उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। लेकिन आमतौर पर आप शेयरों को ऐसे समझिए, ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपको बच्चों को बड़ा करना है, हाँ, उस तरह से आप शेयरों को समझ के रखिए। लेकिन अब चूंकि आजकल तो पहले तो हमारे से एक जनरेशन पहले तो फुटबॉल टीम का जमाना होता था, तो अब आजकल तो एक ही दो या डिंक डबल इनकम नो किड्स वाला मामला है ना। तो उस प्रोसेस में जा रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा कम कर ले। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दें। आप अपनी जो फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है उतने बच्चे रखें। फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है उतने, अगर क्रिकेट है उतने शेयर्स रखें, उतने शेयर रखें, बच्चे ना उतने शेयर रखें। तो 11 शेयर आपके पोर्टफोलियो में ठीक है। ठीक है। फुटबॉल टीम में 11 रख ले, किसी को बास्केटबॉल पसंद है 5 रख लीजिए भाई। अच्छा। इस तरह के, तो बेसिकली ये कि आप जिस तरह से आपको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, उन्हें जी, संभालना है, आइडिया कहाँ से लेकर आते हैं आप? अब इससे ये कभी भूल ही नहीं पाएंगे हम। तो इसीलिए तो वही फॉर्मूला है मानसी, कि जब आप है ना, आप उनको ये समझिए ना, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन्हें बड़ा करना है। तो ठीक है, पैसा आपने एक बार लगा दिया, लेकिन हर रोज आपको उनको देखना है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसा बताया उसी लाइन में है ना, इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी में देखनी होती कि कंपनी वैसे ही बिजनेस कर रही है क्या, परफेक्ट है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए उनको आप इस तरह से सोचिए कि जिस तरह से मैं बच्चे बड़े कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे शेयर भी लंबे समय तक उस तरह से मेरे साथ रहेंगे। तो इसलिए आप उतनी कंपनियां चुनिए जितनी कंपनियां आप आराम से देख सकते हैं। तो 5 से 15 बहुत हो गई, ठीक है ना। तो मतलब प्रोसेस वही है, हाँ, कंपनियां उतनी होनी चाहिए कि जो आप आराम से देख सकें। अनिल जी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मैराथन बहुत पसंद है, हाँ? तो क्या कई सारे शेयर्स खरीद लिए, मैराथन पसंद है, तोड़फोड़ कमाई ना होगी? ना, कई सारे मत खरीदिए। फिर तो कुछ शेयर तोड़फोड़ खरीद कमाई। के उसको मैराथन 50 मीटर 45-50 किलोमीटर की होती है, तो 45-50 साल के लिए रखिए, ज्यादा बढ़िया वो है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पोर्टफोलियो में, जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने में जो दिक्कत है वो ये है कि आपको फिर एवरेज रिटर्न मिलते हैं। आमतौर पर जो लोग पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है? बहुत कम शेयरों में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगाना। ये 3 बड़ी बातें हैं। देखिए, इस एक सेंटेंस में बहुत काम की चीज छुपी है।
बहुत कम शेयरों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद कर बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगाना। ठीक है। तब जाके आपकी बड़ी वेल्थ बनती है। क्योंकि शेयर, नंबर ऑफ शेयर कम है तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में पैसा लगा सकते हैं और उन्हें बहुत लंबे समय तक रखते हैं। फिर वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, नहीं बेचना है। वो 50 गुना 100 गुना होता है, तब आपकी वेल्थ बनती है। बिल्कुल, बड़ी वेल्थ बनती है। 1000 गुना होते शेयर। बिल्कुल, राइट। अब वो आप सोच समझ के लगाते हैं या बाय डिफॉल्ट लगाते हैं, अलग चीज है। तो बड़ा वेल्थ तब बनता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा शेयर आप खरीदते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न मिलते हैं, मार्केट के मुकाबले में थोड़े बेहतर रिटर्न भी मिल सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ कमाई नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी वेल्थ कई गुना बन जाएगी, अंधाधुन कुछ ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर मुझे अनाप शनाप बड़ी वेल्थ बनानी है तब तो मैं थोड़े से शेयरों पे बड़ी क्वांटिटी लेकर लंबे टाइम तक रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये कंपनी क्या करने वाली। और अगर मेरे में वो समझ और वो कन्विक्शन और वो भरोसा नहीं है तो फिर मैं डाइवर्सिफाई करूंगा और डाइवर्सिफाई करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाऊंगा जहां मुझे मार्केट से बेटर रिटर्न आ जाए। आई एम हैप्पी। चलिए, तो अनिल जी की इसी बेहतरीन राय के साथ ही रावण रूपी मार्केट की गलती का चौथा सिर भी यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना भी सही नहीं है, लेकिन चलिए सीधा बढ़ते हैं 5वीं गलती पर। और अनिल जी, 5वीं गलती, रिस्क लेने की क्षमता से ज्यादा पैसे लगाना। ये बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग भी हो जाता है कभी मामला कि अब हम देख रहे हैं, हमें अच्छा भी लग रहा है स्टॉक और हमें पता है कि ये इतना हम पैसे नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी मन होता है कि डाल दें। देखिए, सिंपल फॉर्मूला वही है। सुबह शाम आप ब्रेकफास्ट करती है, लंच करती है, डिनर करती है, कितना खाती है? जितना मैं खा सकती हूँ। खा सकती है जितना पचा सकती है। जितना खा सकती है उतना नहीं, जितना पचा सकती है उतना खाइए। बिल्कुल। तो आप उतना ही पैसा मार्केट में लगाइए जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ठीक है। देखिए, मार्केट में एक ही चीज है जो मुश्किल है और वो है रिस्क। पैसा तो बनता है, आज से नहीं सदियों से बनता है और आगे भी बनेगा, लेकिन जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है वही बना सकता है। तो आप उतना ही खाइए जितना आप पचा सकें। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा थोड़ा पेट खाली भी रखिए, थोड़ा कम। हाँ। कभी कोई पता चला लास्ट में गुलाब जामुन आ गया, हाँ, मतलब कोई ऐसा शेयर ऐसे भाव में मिल रहा है, तब ऐसा ना हो कि आपके पास, हाँ, तो लगेगा अरे ये तो मीठा है खाने के लिए और मैं खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं है। हाँ। तो जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी में आप पैसा न लगाएं। पैसा लगाने की प्रोसेस में गलती होगी, 100% होगी, सबकी होती है और कोई बड़ी बात नहीं। जो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती करेगा, छोटा आदमी छोटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गलती करेगा, लेकिन गलती का भी एक फॉर्मूला है। गलती अगर हो रही है तो, हाँ, जैसे एक फॉर्मूला मैंने बताया कि गलती हर बार नई वाली करिए, पुरानी गलती को मत दोहराइए। उसी तरह से गलती कितनी करनी है, कितनी बड़ी करनी है, गलती उतनी ही बड़ी करिए जितनी कि आप दूसरी गलती करने के लिए जिंदा रह सकें। पता चला आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि दूसरी गलती करने लायक ही नहीं रहे, मार्केट से आउट, फिर बैठ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत बड़ी गलती ना करें, गलतियां छोटी छोटी करें। चलिए, तो 2 बड़े फॉर्मूलाज हमारे पास, और ये 5वां जो गलती या 5वीं रावण रूपी गलती जो हम बाजार में करते हैं, देखिए इसी से खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन अनिल जी, इतनी सारी बेहतरीन चीजें आप हमें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गुरु मंत्र आपसे हमेशा से चाहते हैं और चाहते रहेंगे। देखिए, ये मेरा नहीं है गुरु मंत्र। हाँ। लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने जब 1991, 92, 93 में रिंग के जमाने में सीखा है, और जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे जहाँ हमें जाना पड़ता था, हाँ, जहाँ हमने मार्केट देखा सीखा है, वो बोलते थे बाजार में 3 ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला, ध से शुरू होने वाले 3 शब्द, ये जिनके पास है वो पैसा बनाएगा। पहला, धन, यानी कि मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो धन आपका होना चाहिए, पैसे आपके पास होने चाहिए, तो धन होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास धन है तो आप धन से धन बनाएंगे, यहाँ पैसे से पैसे बनाने वाली चीज है ना। तो धन। दूसरा है धीरज, पेशेंस। इन्वेस्टिंग पेशेंस का काम है, आराम से धीरे धीरे सोच समझ कर इंतजार करें, वक्त दे, ये पेशेंस, धीरज। और तीसरा है ध्यान। ध्यान का मतलब डायरेक्शन, बाजार का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में बाजार किधर जाने वाला है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में बाजार में मंदी का माहौल है, आप आज पैसा लगाएंगे तो शायद आपने डायरेक्शन ठीक से नहीं पकड़ा। तो धन, धीरज, ध्यान। ठीक है। जिस आदमी के पास ये तीनों ध है उसे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमारे पास पैसा बनाने का फॉर्मूला है, और इन 3 ध को आपको याद रखना है, धन, धीरज और ध्यान। अगर ये आपके पास है
तो फिर पैसा बनाने का मौका आपको मिलता भी रहेगा और आप पैसे बनाएंगे भी। बाजार से जुड़ी बारीकियों के बारे में आपको कई लोग बताते होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो आपको गलतियां कैसे सुलझाना है वो बताता है? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं, जो कि बाजार की गलतियों को, यानी कि बाजार में जो रावण रूपी गलतियां आप करते हैं उन्हें कैसे सुलझाएंगे। अनिल जी, 5 गलतियां आपने हमारी सुलझा दी हैं, लेकिन आपने बताया है सुलझानी अब हमें है। मैं खुद सीखा हूँ हाँ। करके या देखे जो भी समझ लें आप, मतलब की भी हैं, बहुत की हैं। और कई चीजें ये है कि आप अपनी गलतियों से सीख लें, कई चीजें हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लें। मतलब जो अपनी गलतियों से सीखता है वो समझदार है, और जो दूसरी की गलतियों की सीखता है वो ज्ञानी है। ठीक है, लेकिन हर हाल में उसे दोहराए ना उसी को। ठीक है, तो छठी गलती की तरफ बढ़ते हैं, और वो है उधार के पैसे लेकर फिर उससे बाजार में लगाना। उधार, ये शब्द से ही डर तो लगता ही है, लेकिन गलती हो जाती है। उधार के पैसे में क्या, किसी ने मार्जिन फंडिंग में लगाया है, किसने जो कोई वायदा कारोबार में ट्रेड कर रहा है एफएनओ में, वो भी एक तरह से उधार के पैसे ही लेके लगा रहे हैं, क्योंकि आप 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन लगा रहे हैं। या फिर किसी ने फाइनेंसिंग फंडिंग कर दी। देखिए, एक बेसिक फॉर्मूला समझिए मानसी जी। आमतौर पर जो पैसे वाला आदमी है वो समझदार है, और जो समझदार आदमी है उसके पास जनरली पैसे होते हैं। जी, करेक्ट, ये फॉर्मूला। तो आप जिससे उधार ले रहे हैं उसके पास ज्यादा पैसा है, तभी तो आपको उधार दे रहा है। आपसे ज्यादा है ना, हाँ, तो आपसे ज्यादा समझदार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। कोई 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं मेरे आपके जैसे, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा समझदार, जिसके पास कम पैसा है वो कम समझदार। तो अब मुझे एक चीज बताइए, कोई आदमी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा उधार दे रहा है, समझदार भी है वो, हाँ, क्योंकि उसके पास पैसे भी ज्यादा है उधार देने के लिए, तो क्या वो खुद नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा ऐसा? क्योंकि वो समझदार है। समझदार है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ब्याज पे कमाऊं, मेरे लिए वो ज्यादा ठीक है, बजाय मैं मार्केट की रिस्क लेके कमाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, पैसा लगाना है, लेकिन अपना, उधार लेके नहीं। तो समझ लीजिए कि जब आप उधार लेके पैसा लगा रहे हैं तो आप नए रिस्क खोल रहे हैं, और ये रिस्क आपको नहीं रखनी। मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आपका अपना है। आपके खर्चे वर्चे निकालने के बाद सेविंग में जो बचा है उसके बारे में सोचिए, जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरों का पैसा लेके आपने लगाया, डूबना निश्चित है। और फिर ऐसा मुनाफा जनरली भी, हाँ। मैं एक और बात बताऊं, जनरली फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं जी, मैं कई बार कहता हूं उनका पास्ट तो खराब था ही, अच्छा, प्रेजेंट भी ढीला ढाला है, और फ्यूचर भी अच्छा होने की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर की सोच रहे हैं बस। जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। जी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात अलग है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिनका फुल टाइम जॉब है, स्किल के साथ, टेक्निकल्स के साथ, दिन भर वो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठ के करते हैं, मैं उनको प्रोफेशनल मानता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। चलते फिरते कोई जॉब में है, पता चला आईटी इंजीनियर, बैठ में जब फुर्सत में टाइम मिला ट्रेडिंग कर ली, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में या तो आप फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत रिस्की है। ठीक है। और एक और चीज इसमें जो कहना चाहता हूँ कि जनरली आपने उधार लिया, किससे उधार लेंगे? और जनरली स्टॉक मार्केट में जो जिन लोगों को उधार दिया जाता है ना, उन्हें महंगा ही मिलता है। अगर आपने महीने का 1% या 2% उधार पे आपने पैसा लिया कि मैं 2% ब्याज दूंगा, साल का 24%, और आप उससे दिन का 2% या 5% बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे भाई? बिल्कुल। मतलब पहले तो आपको 24% कमा के उसको देना है, उसके ऊपर और रिटर्न आए। अरे इतना रिटर्न अगर इक्विटी में आता तो सब लोग यही काम करते हैं, बाकी छोड़ देते। बोझ रहेगा हमेशा सर पर कि हमें चुकाना ही है। बिल्कुल। और फिर मुनाफा अगर आप कमा भी रहे हैं तो भी क्या फायदा। तो चलिए, छठी बड़ी गलती है जो हम करते हैं, उधार के पैसे बाजार में लगाते हैं, किसी और से पैसे ले लेते हैं। ये करना बहुत बड़ा रिस्क है। 4 ही बचे, कभी ना करें। 4 हैं, लेकिन जो 4 हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो हम कर लेते हैं। तो चलिए, इसी के साथ छठी गलती यानी कि रावण रूपी गलती जो आप बाजार में करते हैं वो भी खत्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लेकिन चलिए, अब 7वीं गलती की तरफ यहाँ बढ़ते हैं, और 7वीं गलती है अनिल जी, ये एवरेजिंग का चक्कर। इसमें ये सही है या गलत है, या हम फंस जाते हैं इसमें? नहीं, इसमें मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ एवरेजिंग करने के बाद। क्योंकि जनरली एवरेजिंग आप कब करते हैं? जब आपने ऊपर के लेवल पे शेयर खरीद लिया और फिर नीचे आ गया तो आप और लेंगे जी। या अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, आपने शॉर्ट कर दिया और ऊपर बढ़ गया तो और करेंगे, वही एवरेजिंग है, ताकि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। उससे बढ़िया और अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आपको नुकसान कम होगा। ठीक है। एक चाकू ऊपर से गिराइए, छुरी, और उसको कैच कर लीजिए।
ठीक है। उसमें आपकी कम लगेगी, थोड़ी सी लगेगी, खून वून आएगा, कट जाएगा, या बच उंगलियां जाएंगे। एक दो उंगलियां कट गई तो कट गई, वापस ठीक भी हो सकती है। बाकी एवरेजिंग करके आपके पोर्टफोलियो को और आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। तो एवरेजिंग करने से गिरता हुआ चाकू पकड़ लेना ये ज्यादा अच्छा काम है, मैं ये मानता हूँ। गिरते शेयर को ना पकड़े, चाकू पकड़ और एवरेजिंग करना किसका काम है? दो तरह के लोग एवरेजिंग करते हैं। एक तो इन्वेस्टर, फंडामेंटल इन्वेस्टर है। फंडामेंटल इन्वेस्टर को एवरेजिंग करनी चाहिए, लेकिन कब? जब वाकई में पैनिक मचाओ। ऐसा नहीं कि मैंने अभी लिया 10% 5% नीचे आ गया तो मैं एवरेजिंग करना शुरू करूं। एवरेजिंग पैनिक में होनी चाहिए। जब किसी को शेयर नहीं खरीदना तब आप एवरेजिंग करिए। अच्छा, मतलब लहूलुहान मार्केट है तब, ये इन्वेस्टर के लिए। और ट्रेडर को बिल्कुल नहीं। ट्रेडर को एवरेजिंग करनी तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। वो क्या है? आपकी गुजराती में बताऊं, गुजराती समझ जाएंगे हम। बिल्कुल बताइए। વધારે વધારે લેવાનું, हाँ, ઘટાડે ઘટાડે વેચવાનું। अच्छा, तो मतलब जब कट रहा है या गिरावट है तो बेचो। इसको हिंदी में समझाता हूँ। हाँ। વધારે વધારે લેવાનું। आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर में आप खरीदारी कब करते हैं? जब मार्केट बढ़ रहा है। हाँ। आपने कोई एक स्टॉक लिया और आपका कॉल वो सही जा रहा है, तो जितना बढ़ता जाए उतना आप एवरेज करो, क्योंकि आपने सही ट्रेड किया और फेवरेबल ट्रेड है। एक मिनट, जितना बढ़े उतना एवरेज करो। हाँ, तब और खरीदो। अगर आपको लग रहा है कि मजबूत है, स्टॉक जाएगा ऊपर टेक्निकली या फंडामेंटली, जिस हिसाब से आपने खरीदा है, तो ये ट्रेडर के लिए વધારે વધારે લેવાનું। बढ़ते हुए शेयर को लीजिए, घटते हुए शेयर को नहीं। और घटाड़े घटाड़े वेचवानू। मतलब जो गिरता हुआ शेयर है उसको और बेचो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आपके डायरेक्शन में जा रहा है ना। मुझे मालूम है हमारे गुजरात के जितने भाई सब समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आपको जब लेना है ना शेयर, तो ट्रेडिंग के पर्पज से बढ़ते हुए शेयर को और खरीदना है, और ट्रेडिंग के पर्पज से गिरते हुए शेयर को बेचना है। तो गुजराती भाई बहन समझेंगे, लेकिन फिर से हर किसी के लिए વધારે વધારે લેવાનું, मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए शेयर को खरीदना है, घटते हुए शेयर को बेचना है। घटाड़े घटाड़े बेचवानो, घट रहा है तो फिर बेच दीजिए। तो ये बड़ी गलती जो आप करते हैं कि गिरते शेयर को आप एवरेज करते चले जाते हैं, ये सोच के कि चलिए किसी ना किसी दिन हमें हमारी प्राइस मिल जाएगी। इस गलती को भी हमने पूरी तरह से सुलझा दिया है। सबसे बड़ी गलती है एक, और आप देखेंगे कि रावण रूपी इस गलती को भी अब हम खत्म कर रहे हैं। 8वीं गलती की तरफ अब हम सीधा बढ़ेंगे, और 8वीं गलती है कि शेयरों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। मैंने ये इस समय खरीदा था, अब मैं इसे कैसे बेचूं? हाँ, तो मैं वो होना भी चाहिए। जब मैं थोड़े देर पहले कह रहा था कि आप बच्चों की तरह पालिए, तो वो होना भी लाज़मी या है। फिर अपनी फेवरेट टीम की तरह रखिए। देखिए, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो अपब्रिंगिंग के हिसाब से। लेकिन मैं है ना एक चीज कहना चाहता हूँ। शेयरों के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? शादी वाली नहीं, लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा। हालांकि मैं शादी का और फैमिली का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे ये नहीं कह रहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहिए आप, वो इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप क्यों? शादी के केस में क्या है? आमतौर पर हम जो ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारे लिए शादी हो गई मतलब हो गई। इस जिंदगी, हाँ, वो 7 जन्म का बंधन वाला मामला है। ठीक है ना। तो आप कभी भी शादी से बाहर निकलेंगे नहीं है ना। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कब तक चलती है? जब तक आपका सही है, अपने पार्टनर के साथ जम रहा है। ठीक है। आपका शेयर आपका पार्टनर है। आपने ये सोच के खरीदा था कि ये कंपनी ऐसा काम करेगी, इस तरह की परफॉर्मेंस देगी, कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा रहेगा। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो कंपनी का मैनेजमेंट, शेयर की परफॉर्मेंस ठीक है, तब तक बने रहिए। ठीक है। जिस दिन लगता है कि जिस टर्म कंडीशन पे हमने लिव इन रिलेशनशिप शुरू की थी अब नहीं जम रहा है, तुम तुम्हारे हम हमारे, तब फिर इमोशनल नहीं होंगे आप। इस तरह से अगर सोचेंगे तो शेयर के साथ लिव इन रिलेशनशिप रखना ज्यादा बेहतर है। या फिर इसे ऐसे भी समझे कि बच्चों को हम डांटते भी हैं जब वो गलत होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि आपने खरीदा हुआ शेयर गलत जा रहा है, तो बच्चों की तरफ उनका ध्यान रख के उन पर नजर रखिए। बच्चों की तरफ नजर रखना ठीक, क्योंकि आप अपने बच्चों से कभी नजर नहीं हटा सकते। बिल्कुल। लेकिन बच्चों की तरह जरूरी नहीं कि आप उन्हें जिंदगी भर पालेंगे। बच्चों को तो आप, अगर आपके बच्चे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं भी निकले तब भी आपको रखना है लाइफ लॉन्ग। लेकिन शेयरों के केस में ऐसा नहीं है। आप उन्हें बच्चों की तरह उनको सहेज के रखिए, लेकिन बच्चों की तरह आपने ये जिम्मा नहीं ले लिया कि अगर कैसा भी निकले जिंदगी भर मेरा सरनेम लग गया इसके पीछे। हमें संभालना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सहेज के रखना है, लेकिन पालना नहीं है। जहां आपको लगे नहीं ठीक नहीं है, कंपनी खराब हो रही है, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कुछ तो खराब है, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल चीज रीत होती है लोगों की जिंदगी में, त्योहार आ रहा है तो खरीदना ही है हमें। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये त्योहार आ रहा है ना, त्योहार का जो सीजन है ये एकदम सही सीजन है। आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि
और कुछ करें ना करें, हर साल आप दिवाली के आसपास सफाई तो होती है घर में, घर की सफाई, हाँ। पेंट वेंट होंगे या जो भी आप पुराने कपड़े ये वो सामान जनरली आप उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। अपना पोर्टफोलियो भी एक बार जरूर दिवाली के वक्त देख लें। अच्छा, हाँ, कि पोर्टफोलियो में उसकी सफाई कर देनी चाहिए। खराब चीजों को निकाल दें, अच्छी चीजों को शामिल करें। हाँ, कम से कम खराब चीजों को निकाल तो दें भाई। आपको पता है कई बार होता है ना कि एक शर्ट पड़ी है 3 साल से 5 साल से, हाँ कभी पहनूंगा, हाँ कभी पहनूंगा, पड़ी है वो जगह गिर रही है। हाँ, वैसे कई सारे शेयर आपको ऐसे मिलेंगे 5 साल से पड़े पोर्टफोलियो, कभी तो चलेगा, है ना, रहने देते हैं, कभी तो चलेगा। वो कभी तो चलेगा के चक्कर में जो चलने वाले वो शेयर आप नहीं खरीद रहे हो, पहले जो नहीं चलेगा उसको हटाइए, वो पैसा आ रहा है उसको फिर कहाँ लगाना है वो दूसरी सोच है। तो हर दिवाली पे एक बार पोर्टफोलियो की सफाई कर लीजिए। जो खराब चीज है, जो अच्छी नहीं है, नहीं चलने वाली है, नहीं काम आने वाली, उसको बाय बाय करिए। चलिए, तो जो नहीं चल रहा है उसे हटाइए, बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। तो इसी के साथ 8वीं बड़ी गलती जो है ये भी अब खत्म होती हुई दिख रही है। देखिए, चलिए अब 9वीं गलती की तरफ हम सीधा बढ़ते हैं। और अक्सर ये होता है कि छोटी अवधि में उतार चढ़ाव, बाजार उतार चढ़ाव के साथ ही बना हुआ है अनिल जी। लेकिन जब उतार चढ़ाव देखते हैं, अब हमारे खून पसीने की कमाई लगाई है, तो ऐसा होता है कि अब क्या करें। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है और उसमें लोगों की सेहत भी खराब हो जाती है। तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। क्योंकि मतलब पॉइंट क्या है, अगर आपको बाजार के उतार चढ़ाव से टेंशन आ रहा है, टेंशन कब आता है? जब नुकसान है। प्रॉफिट में तो नहीं आता ना। तो नुकसान में एक तो पैसा जा रहा है, मतलब आपने गलती कर ही ली है, क्योंकि नुकसान में है तो एक तो पैसा जा रहा है, दूसरा आप अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हो। और हेल्थ खराब होती है, सबसे पहले असर किधर आता है? हार्ट पे। वो क्या कार्डियोग्राम करवाते हैं ना, तो उसमें वो कैसे आती है, ऐसे ऐसे लाइन बन के आती है ना, ऊपर नीचे, है ना, आपके हार्ट ऊपर नीचे होते रहना चाहिए। हार्ट बीट्स का ग्राफ और सेंसेक्स का ग्राफ मिला के देख लीजिए, लगभग एक जैसा दिखेगा। बड़ा कनेक्ट है। हाँ, बड़ा कनेक्ट है। अगर हार्ट बीट का ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाए तो पहुंच गए, हो गई बात खत्म, है ना। सेंसेक्स का भी ऐसा ही है। सेंसेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल कब रहता है? 3.5 से 9.25 के बीच में। बाजार बंद होने के बाद। अगर बाजार खुला है तो वो ऊपर नीचे होगा ही। अगर आप जिंदा है तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी। ये वोलेटिलिटी जो उतार चढ़ाव है, ये बाजार की जान है। अगर आप ये सोचे, आप देखिए ना, अगर मैं 7 दिन है ना आपको ऐसा ट्रेड दिखाऊं कि निफ्टी है ना 25 पॉइंट में 7 दिन मूव कर रहा है, या सेंसेक्स 50 पॉइंट में 7 दिन ऊपर नीचे में, आप बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे वहां, बोले ये क्या मार्केट है। तो वोलेटिलिटी तो होनी ही है, ये चाहिए, इसके बगैर मजा ही क्या। बात सही है, हार्ट बीट की वोलेटिलिटी और सेंसेक्स की वोलेटिलिटी बहुत जरूरत है। बदलाव से भी डर लगने लगता है, तो फिर उतार चढ़ाव से डर तो ना, डरिए मत, इसको अपना दोस्त बनाइए, ये दुश्मन नहीं है। समझिए आपके हार्ट बीट कम हुई तो आप क्या करेंगे? उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, वापस नॉर्मल ब्रीदिंग में आएंगे। बिल्कुल। और ज्यादा तेजी से चलती तो थोड़ा काम डाउन होंगे। ठीक उसी तरह से जब बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं तो आपको खरीदना है, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो बेचना है। तो इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाइए कि बहुत तेजी से गिरेंगे, बहुत ज्यादा खराब होगा मार्केट तो मुझे पैसा लगाना है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुझे बेचना है। देखिए, बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जो होती है, भारी उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? वेल्थ शिफ्टिंग की प्रोसेस। वेल्थ शिफ्टिंग? हाँ, वेल्थ शिफ्ट होती है। 2 तरह के लोग हैं कि एक के पैसे दूसरी की जेब में जाएंगे। जैसे मानसी के पैसे मेरी पॉकेट में आ जाए। ठीक है। कैसे? मानसी एक ट्रेडर है और मैं एक इन्वेस्टर हूं। तो जब वोलेटिलिटी होती है, बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो जो इन्वेस्टर जिनको सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, या जो बड़े डरपोक हैं, वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन रिड्यूस करेंगे, काटेंगे, नुकसान में बेचेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। करेक्ट? पैनिक करेंगे। ट्रेडर से उनका काम है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ट्रेडर बेच रहा है, पैनिक कर रहा है, नुकसान में अपनी पोजीशन काट रहा है, किसी भी भाव में बेच के जा रहा है, तो खरीद कौन रहा है? कोई तो समझदार आदमी है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है कि मुझे रुक के पैसा यहां लगाना है। तो ये एक प्रोसेस है जहां बेसब्र और डरपोक ट्रेडर्स की वेल्थ समझदार और शांत इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं उनकी तरफ शिफ्ट होती है। क्योंकि एकदम औने पौने दामों पर ट्रेडर बेच के जाता है और तब एक समझदार इन्वेस्टर खरीद लेता है। वेल्थ हो गई शिफ्ट। तो मतलब पैनिक नहीं करना। लेकिन ये सिचुएशन कैसे आएगी अनिल जी? मतलब आप देखिए, उतार चढ़ाव है भी तो भी आपने जैसे कहा कि जो समझदार है बिल्कुल पीस
पेशेंस के साथ बैठे हैं, और जो ट्रेडर है वो उठापटक के साथ एकदम से स्टॉक मार्केट तो हम ऐसे कब बनेंगे, ये कब समझदारी इतनी ज्यादा आ जाएगी? कोशिश यही चल रही है कि आ जाए। ये स्टॉक मार्केट गेम ही यही है। हाँ, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है उनसे पेशेंट इन्वेस्टर्स की तरफ पूरी वेल्थ शिफ्टिंग करने का सिंपल है, ये प्रोसेस है, जीरो सम गेम है भाई। देखिए, एक आदमी शेयर खरीद रहा है, एक बेच रहा है, हर वक्त ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जो खरीदने वाला सोचता है कि मैं समझदार हूं क्योंकि इसके बाद नीचे जाएगा शेयर, बेचने वाला सोचता है कि मैं समझदार हूं इसलिए बेच रहा हूं कि शेयर नीचे जाएगा, और खरीदने वाला उस वक्त जब खरीद रहा है वो क्या सोचता है कि मैं समझदार हूं, शेयर ऊपर जाने वाला इसलिए ले रहा हूं। तो दो में से एक ही निकलेगा ना समझदार, तो सही एक ही हो सकता है ना। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब जो ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन बेचते हैं और जब इन्वेस्टर खरीदते हैं तो ट्रेडर्स की वेल्थ इन्वेस्टर्स को शिफ्ट होती है। बिल्कुल, ये है। इसलिए आपको वोलेटिलिटी से, उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, उसका फायदा उठाना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा मुनाफा भी किस काम का जो कि आपकी सेहत पर भारी पड़ जाए। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव जब आप देखें तो आप इस स्थिति में रहे कि उससे पैनिक ना करें, उससे परेशान ना बने, उससे अपना दोस्त बना ले। तो चलिए, 9वीं और कह सकते हैं कि बड़ी सीरियस गलती है ये, तो जो हम अमूमन करते हैं वो भी अब खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन 10वीं गलती, और अनिल जी, रावण का 10वां सर, ये बहुत बड़ी गलती है जो कि हम करते हैं शेयर बाजार में, और वो वही है कि जल्दी जल्दी पैसे बने, और वो सोच नहीं है, वो तो सपना ही है। तो ये गलती कैसे ना करें? नहीं, शेयर मार्केट की एक डेफिनेशन भी है जो मैंने बनाई हाँ। है, वो ये कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सोचते हैं यहाँ बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत के, बहुत कम समय में, बहुत कम पैसा लगाकर बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ख्याली पुलाव। ये सोच है बहुत लोगों की। हाँ। ऐसी जगह जहाँ बहुत कम समय में बहुत कम पैसा लगाकर बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, ये सोच एकदम गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं लाइफ में। बिल्कुल। अगर आज मैं 50 साल की उम्र में यहाँ पहुंचा तो मुझे 50 साल लगे यहाँ पहुंचने में। अगर मैं ये सोचता कि मैं 25 साल की उम्र में ये सब हासिल कर लेता तो कैसा होगा? तो 3 चीजें लाइफ में याद रखिए जिनमें हमेशा वक्त लगता है। पहला, बच्चों को बड़ा होने में। माँ बाप कितनी देखभाल कर ले, अच्छी से अच्छी स्कूल में डाल दे, सब बढ़िया से बढ़िया अपब्रिंगिंग करे, लेकिन 25 साल का बच्चा होने में 25 साल लगेगा। जी, है ना, वो 15 साल में 25 साल का नहीं हो सकता। जी। दूसरा, अगर आप कोई भी पौधा लगाएं, बीज बोने से लेके पौधा बनने से लेके पेड़ बनने तक, ऐसा तो है नहीं कि आप ढेर सारा 2 बोरी खाद एक साथ डाल दें, इतना सारा पानी डाल दें कि रातों रात बड़ा हो जाएगा। सब कुछ डाल देते हैं, 25 साल में जितना इस पेड़ को चाहिए आज ही 25 दिन में दे दे, नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। उसी तरह से तीसरी चीज और है, और वो है शेयर। शेयर को भी बड़ा बनने में वक्त लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि शेयर कब बड़ा होगा? जब उसकी कंपनी बढ़िया करेगी। और कंपनी एक ही दिन में रातों रात बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। तो कंपनी को ग्रो होने में, एक साइज बनने में वक्त लगता है। 20%, 25% सालाना से भी ग्रोथ हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इस वक्त को वक्त दें। हाँ, आप ऐसे सोचो कि मैं शॉर्टकट में जल्दी 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 कर लूं, जल्दी का काम तो शैतान का है। मैं अब भी वही बोलने वाली थी। तो जल्दी तो फिर वो सुबह शाम ऊपर नीचे जो होता है वो आप कर लीजिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरी बड़ा होने की, वो प्रोसेस लाइफ में हर जगह लगती है। शॉर्टकट है नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पैसे बना लूं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये बाजार में चलने वाला नहीं। तो बुराई का खात्मा, कहते हैं ना कि रावण का वध तभी होता है जब उनकी नाभि में उनको तीर लगता है। और इसी 10वें सवाल के साथ 10वीं और सबसे बड़ी गलती देखिए खत्म होती हुई दिख रही है। और अनिल जी, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं लोग, निवेशक बाजार में, लेकिन हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास आप हैं जो आप हमें इस तरह से सुझाव देते हैं, राय देते हैं, और सिर्फ बारीकियां ही नहीं बताते, गलती कर रहे हो तो उसे सुलझाना कैसे वो भी बताते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है मेरे पास, और वो सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो कि बाजार में पैसे बनाते हैं? ककहरा पढ़ा है, हाँ, आपने पढ़ा होगा, हाँ, नेचुरली पढ़ा होगा। हाँ, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। लेकिन उसमें एक लाइन है, त थ द ध न, त थ द ध न, है ना, जो तालु से बोला जाता है। हाँ। त थ द ध न। ये 5 तरह के लोग पैसा बनाते हैं मार्केट में। ये कैसे?
ये भी मेरा इजाद किया हुआ नहीं, मैंने बुजुर्गों से सीखा है ये। 1993, 94, 95 जी। तय तय मतलब तारवनी करने वाला। आप तो गुजराती, आप समझ जाएंगी। तारवनी का मतलब है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो आर्बिट्राज करते हैं। कैसे? एक एक्सचेंज पे लिया, दूसरे एक्सचेंज पे बेचा। उन्हें सिर्फ भाव का डिफरेंस चाहिए। कैश में लिया, एफएनओ में बेचा, और जैसे वो भाव का डिफरेंस खत्म हुआ वो अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेते हैं। उन्हें मार्केट के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। शेयर अच्छा है खराब, उसमें कोई लेना नहीं। उन्हें एक पर्टिकुलर डिफरेंस चाहिए, आर्बिट्राज। आजकल तो खैर अल्गो ट्रेडिंग और ये ढेर सारी होने लगी, तो आर्बिट्राज सारा मशीन से होने लगा है। लेकिन एक जमाने में जो आर्बिट्राज करता था उसका सिंपल फॉर्मूला है, मैं एक छोटे से मुनाफे से खुश हूं, एक एक्सचेंज पे लेके दूसरे एक्सचेंज पे बेचूंगा, या कैश से लेके फ्यूचर में बेचूंगा। इस तरह का जो आर्बिट्राज करने वाले वो लोग हैं, उनको आमतौर पर अगर वो डिसिप्लिन के साथ आर्बिट्राज करते हैं तो मुनाफा कितना हो वो अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये बात पक्की है। बिल्कुल। तो अगर आप सोच समझकर कैलकुलेशन के साथ आर्बिट्राज करते हैं तो पहला आदमी वो है जो पैसा बनाता है, वो है आर्बिट्राजर। ठीक है। तो तारवनी करने वाला। थे थोपने वाला। थोपने वाला, रुक जाओ, रुक जाने वाला। हाँ। थोपने वाला, संभल जाओ। हाँ। आराम से। हाँ। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो रुका हुआ है, मुझे जल्दी नहीं है कहीं जाने की, मैं इन्वेस्टर हूं, लॉन्ग टर्म के लिए हूं, अच्छे शेयर में पैसा लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाऊंगा। वो दूसरा है पेशेंट इन्वेस्टर, जिसको आप बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोपने वाला। तो दूसरा आदमी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा पैसा बना के जाता है। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो तय और थे। अभी द यानी दलाल। ओके। ब्रोकर। दलाल स्ट्रीट है ना हमारी जी। तो वहां पर कोई पैसा खोते हुए अभी तक दिखा नहीं है कोई। मतलब बहुत ही, अगर आप दलाल का काम क्या है, आप अपनी ब्रोकरेज से खुश हो जाइए। हाँ। खुद की ट्रेडिंग मत कीजिए। वो दलाल रिस्क पे होते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करते हैं। जी। अगर कोई ब्रोकर प्रॉपर तरीके से ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहा है और बाकी फालतू चीजों में नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसकी ब्रोकरेज बन रही है हर ट्रांजेक्शन पे, वो नुकसान कर ही नहीं सकता, जो कि बन ही रही है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन पे। तो वही वाली बात कि मतलब अगर दलाल के दिवाला नहीं, अगर दलाल ने खाली दलाली की तो उसका दिवाला नहीं हो सकता। जी। तो एक कहावत है कि वकील के साला नहीं, मस्जिद के ताला नहीं, दलाल के दिवाला नहीं। तो दलाल को कभी दिवाला नहीं हो सकता अगर वो प्रॉपर तरीके से दलाली करे। तो तीसरा आदमी वो है दलाल, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर, जो पैसा बनाता है। ध यानी धनवान। धनवान, जिसके पास पैसा है। क्योंकि अगर आप उधार का पैसा लेकर खुद के मार्केट में लगाएंगे तो आप नहीं कमा सकते। इसलिए हम कहते हैं कि उधार का पैसा मत लगाइए। खुद के पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कमाएंगे। तो यानी अब धय से धनवान वाला बनिए। आप खुद धनवान हैं, यानी कि आपकी सेविंग्स आप लगा रहे हैं मार्केट में, तो आपके पैसे बनने के पूरे चांस। उधारी से दूर। हाँ, ठीक है। और लास्ट न यानी नुकसान में ना कर देने वाला। अब आपको ये चार तरीके के तो बनने हैं, तय थे दय ध, नए वाला नहीं बनना है, लास्ट वाला। हालांकि नए वाला आदमी वो है जो ट्रेड करता है, किसी के पास प्रॉफिट हो गया तो मैं ले लूंगा, नुकसान हो गया तो तुम्हारा। अच्छा। हाँ, जिसको मार्केट की भाषा में कहते हैं कि नंगा ट्रेडर है। अगर इसका पैसा बन गया तो ले जाएगा, नहीं बना तो नुकसान होगा, हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पास है नहीं। हाँ। तो नुकसान में ना कर देने वाला तो जाएंगी तुम्हें भी ले। हाँ, तो वो आदमी पांचवें तरह का है जिससे माना जाता है कि हाँ ये मार्केट में पैसा कमा लेता है या नुकसान नहीं करता। तो वो आपको बनना नहीं है। शुरू के चार वाली कैटेगरी में आप जहां फिट होते हैं वहां बन जाइए। बिल्कुल, है ना। लेकिन नुकसान में ना कर देने वाला आदमी वो हाथ खड़ा कर देगा, आप क्या करेंगे। तो उस तरह के लोग भी मार्केट में होते हैं। तो लेकिन आप ये ऊपर के जो चार तरह के लोग हैं ये पैसे बनाते हैं। इस तरह का जो आपको ठीक लगे उस तरह का बनिए। ये बिल्कुल। तो ये गुरु मंत्र है और बड़ा सवाल है और उसका जवाब आपके सामने है। मैं एक चीज और कहूंगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि ये कोई मेरे गुरु मंत्र हैं या जितनी भी चीजें हमने पूरे एक घंटे में, लेकिन ये खुद चीजें या तो मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, या मैंने दूसरों को देख के सीखी है, या दूसरों से सुन के मैंने काफी की चीजें। तो ये आज जो पूरा मैंने जो आपको इनपुट दिया उसमें कई लोगों